प्यार दोस्तों, हम लोग का जो मैथ रीजनिंग मॉक टेस्ट का जो बैच चल रहा है उसमें हमने आपको पिछले क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 39 कंप्लीट करवाया। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 40 में। और जो समय चेंज कर दिया गया है अभी फिलहाल, और ये लड़कों के अनुरोध पर ही काम किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर 8 बजे जो है खाना बनाने का समय हो जाता है। तो वास्तविकता बात भी है, तो लोग को थोड़ा मॉक टेस्ट करने में दिक्कत होता था, तो इसलिए समय 6 बजे से कर दिया गया लाइव डिस्कशन का। और पीडीएफ आपको 5:30 बजे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 5:30 बजे जब पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जब नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, तो पहले आप पीडीएफ के माध्यम से 2500 प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद ही लाइव डिस्कशन में जुड़े, फिर ज्यादा मजा आने वाला है आपको। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। कहता 21 संख्या का चर्चा किया गया। कितना? 21। 21 संख्याओं का औसत है 24। पहली 11 संख्या का औसत 20 है, अगली 8 संख्या का औसत 18 है, तो शेष संख्या का औसत आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, अच्छा, तो 21 संख्या का जिक्र किया गया, औसत है 24, तो जोगफल कितना हो जाएगा? 24 गुना कितना हो जाएगा आपका? 11। नहीं, औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना किया करते हैं। अब आगे क्या कहता है, पहले 11 संख्या का औसत 20 है। अच्छा, तो जोगफल 11 संख्या का 20 गुना कितना हो जाएगा आपका? 11। नहीं, 20 गुना 11। यहां पे 21 संख्या था, कितना था? 21, तो 21 से गुना करेंगे, मिस्टेक हो गया था। चलिए, और इसमें पहली 11 संख्या का औसत है 20, जोगफल हो जाएगा आपका 20 गुना 11। और आगे क्या कहता है यह सुन लीजिए, अगली 8 संख्या का औसत 18 है ना, तो जोगफल हो जाएगा 18 गुना कितना हो जाएगा आपका? 8। अब देखिए ना, कहता है शेष संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, शेष संख्या, देखिए सभी संख्या के योग में जितना संख्या का जिक्र किया गया उसको घटा लिया गया, बचा शेष संख्या का योग। तो कितना संख्या का योग बचा यह देखिए, तो 21 संख्या का चर्चा है जिसमें 11, 8, 19 संख्या को घटा लिया गया, तो बचा शेष 2 संख्या का योग बचा, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो शेष संख्याओं का औसत निकल करके आ जाएगा। वही जो शेष संख्या बचने का बात किया गया था वह 2 संख्या है, शेष 2 संख्या का औसत यही हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए, यह कट गया आपका कितना बार में? 12 बार में। यह कट जाएगा आपका कितना बार में? 10 बार में। और यह कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में, है ना। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, तो 21 गुना 12 कितना हो जाएगा आपका? देख लीजिए, तो यह हो जाएगा 210 और 42, नहीं यानी हो जाएगा आपका 252, है ना। माइनस में यह देखिए कितना हो गया आपका? 110 और 72, यह हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा आपका? 82, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 70। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शेष संख्याओं का जो औसत होगा वो औसत कितना हो जाएगा आपका? 70। बहुत ही आसान सा सवाल था। 21 संख्या का औसत 24, जोगफल 24 गुना 21। इसमें जो है पहली 11 संख्या का औसत 20, जोगफल 20 गुना 11। अगली 8 संख्या का औसत 18, जोगफल 18 गुना 8। 21 संख्या में 19 संख्या घटा ली, बचा शेष 2 संख्या का योग, वही शेष संख्या का औसत पूछा गया था। औसत निकालने के लिए सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, 2 से डिवाइड कर ली, शेष संख्या का औसत आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। अच्छा, क्या कहता है यह सुन लीजिए, आराम से बात को समझिए। कहता राम की आय 300 रुपया है। देखिए, राम का जो आय है वह कितना है? 300 रुपया है। हाँ, बात को आराम समझिएगा। राम की जो आय है वह 300 रुपया है और उसकी बचत 100 रुपया है। अब देखिए सिंपल सा बात है, हम आपको बार बार बोलते हैं कि इनकम में एक्चुअली हुआ क्या करता है, आय में क्या क्या होता है? खर्च होगा और बचत होगा, नहीं। अच्छा, तो राम की आय 300 रुपया, बचत 100 रुपया है। बचत कितना? 100। तो इसका मतलब खर्च कितना हो जाएगा? 300 माइनस में 100, यानी खर्च उसका राम का कितना हो जाएगा? 200। अब क्या कहता है यह सुनिए, कहता है यदि आय में 50% की वृद्धि होती है, राम का आय जो है 50% बढ़ गया। अच्छा, 300 का 50% कितना हो जाएगा? तो 150। तो बढ़ करके अब इनकम कितना हो गया राम का? 450। नहीं, यह हो गया आय बढ़ करके 450। अब क्या कहता है यह सुन लीजिए, और व्यय में यानी खर्च में भी 75% का वृद्धि होता है। खर्च पहले कितना करता था? 200। अच्छा, 200 का 75% कितना हो जाएगा? तो 200 का 75% आपका हो जाएगा 150। तो 200 प्लस में 150 कितना हो जाएगा? यानी अब जो खर्च है वह खर्च कितना? 350। तो बचत देख लीजिए, 450 में 350 घटा लीजिए, बचत कितना हो जाएगा? 100। तो आप देखिए आपसे क्या पूछा गया, कहता है बताइए राम की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा, सिंपल सा बात है, राम की
बचत में वृद्धि का प्रतिशत बचाना है। अब देखो राम पहले भी 100 रुपया बचाया करता था और अभी भी 100 रुपया बचाया कर रहा है, यानी बचत में कोई तरह का वृद्धि हुआ ही नहीं है, पहले के अपेक्षा ही अभी भी वह बचत करता है, यानी 0% का वृद्धि हुआ है। दोनों स्थिति का बचत बराबर है राम का, पहले का और अब का। जी हाँ, चलिए आवाज आ में कहीं कोई तरह का त्रुटि हो तो थोड़ा कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हम लोग, है ना, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए राहुल बोल रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अनुपम भी बोल रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर बात को लेकर के, आ जाइए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है सुनिए। तीसरा प्रश्न कहता है, आराम से बात को समझिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कितना बार? 3 बार, है ना। 2 बार चित और 1 बार पट। चित कहने का मतलब हेड और पट कहने का मतलब टेल, आने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए सिंपल सा बात है, एक सिक्का को 3 बार उछालो, चाहे 3 सिक्का को 1 बार उछालो, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस वही होने वाला है ना। तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस निकाल लीजिए आप, है ना। चलिए एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, तो एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 स्थिति आता है, तो एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे, 2 पर पावर 3 कितना हो गया आपका? 8। अच्छा 2 बार चिट यानी 2 हेड, 2 बार हेड और 1 बार टेल। अच्छा तो 2 बार हेड और 1 बार टेल। अच्छा इसका स्थिति तो अलग अलग हो सकता है, तो यह रिक्वायरमेंट हो गया आपका। इसको कितना तरीका से हम लिख सकते हैं, अरेंज कर लीजिए। तो ये 3 गो है तो फैक्टोरियल 3, एच का रिपीटेशन 2 बार हेड का तो बटा फैक्टोरियल 2, यानी रिक्वायरमेंट कितना हो गया आपका? 3। अतः इसी का प्रायिकता आपसे पूछा गया, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर, अच्छा प्रायिकता होता क्या है एक्चुअली? रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो। रिक्वायरमेंट कितना है? 3, टोटल पॉसिबिलिटी 8, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/8। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस निकाल लिए, 2 पर पावर 3 कितना हो गया आपका? 8। 2 बार हेड 1 बार टेल, तो यह तो भिन्न भिन्न प्रकार से आ सकता है। जैसे हेड हेड टेल है तो आप लिख सकते हैं इसको हेड टेल हेड भी लिख सकते हैं, टेल हेड हेड भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम कितना तरीका से लिख सकते हैं? 3 तरीका से लिख सकते हैं। जी हाँ, तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस 8, रिक्वायरमेंट 3, अतः प्रायिकता हो जाएगा रिक्वायरमेंट और टोटल सैंपल स्पेस यानी 3/8। जी हाँ, रिक्वायरमेंट और टोटल पॉसिबिलिटी का रेशियो ही प्रायिकता कहलाता है। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 4। यह देखिए यहां नहीं जो भिन्न दिया गया है, जैसे 25/36, 10/18, 5/6, यह सब सारे भिन्न संख्या का एचसीएफ बताने के लिए पूछा गया, महत्तम समावर्तक पूछा गया। अच्छा भिन्न का एलसीएम क्या होता है? ऊपर का लसन नीचे का मस। भिन्न का एचसीएफ क्या होता है? ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, यानी जो चीज निकालना होता है उसके ऊपर वाले के साथ वही काम करते हैं, नीचे वाले के साथ उल्टा किया करते हैं। चलिए यानी ऊपर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 25 है ना 10 5 का एचसीएफ, क्या लिखेंगे? 25 10 5 का एचसीएफ, जबकि नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा आपका है ना 36 36 18 और 6 का क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। यही ना मेरे भाई, एलसीएम। भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। चलिए अब निकाल लो ना। अच्छा एचसीएफ का मतलब एक्चुअली होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे। अच्छा सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म आपको क्या दिख रहा है जो सब में कॉमन है? तो 5, जबकि एलसीएम सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सारे संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। यही इन सारे भिन्न संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 5/36। क्या हो जाएगा? 5/36। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप दिमाग में सेट कर लोगे, भिन्नों का एलसीएम बराबर ऊपर का एलसीएम यानी अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 के साथ। आगे आ जाइए, क्या कहता है सुनिए। पंकज को अपना मोबाइल बेचने पर 18% का हानि होता है, यानी पंकज जो अपना मोबाइल फोन बेचता है ना तो उसको 18% का हानि होता है, लागत कीमत से 18% कम कीमत में बेच देता है। अब क्या कहता है, यदि वह इसे 2491 रुपया अधिक में बेचता तो 35% का लाभ होता। हम बार बार आपको बोलते हैं कि लाभ हानि का तुलना जो है चला वह क्रयमूल्य से किया जाता है। पहले 18% का हानि होता था, विक्रयमूल्य पहले की अपेक्षा 2491 रुपया बढ़ा, 35% का लाभ हो गया। अच्छा सोचिए, पहले 18% का हानि, अब 35% का लाभ, प्रतिशत डिफरेंस सोचिए तो 18
क्रैमुल से पीछे, 35 क्रैमुल से आगे डिफरेंस स्थिति है, हानि एक बार लाभ, डिफरेंस जोड़ करके निकालेंगे 18 35 कितना हो गया आपका, तो हो जाएगा 53। नहीं, अच्छा तो 53% का डिफरेंस है, उसका कारण कितना रुपया बन रहा है, तो 2491। कितना, 2491 जो है वह जो है 53% का मान है। 1% का निकाल लिए, आपसे क्रैमुल पूछा यानी 100% का मान निकाल लीजिए। चलिए यहां से काट लीजिए, 4 बार में, 5 बार में नहीं लगेगा, और फिर 7 बार में, है ना। चलिए 47 गुना 100 यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4700 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा। कितना, 4700। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी मोबाइल का क्रैमुल जो है कितना है पंकज का, तो 4700 रुपया है। बहुत सिंपल सा बात था, पहले हानि हुआ करता था, अब हो गया लाभ, डिफरेंस प्रतिशत का जोड़ करके निकालेंगे, यानी 53% का डिफरेंस है, उसका कारण जो बन रहा है वह कै रुपया बन रहा है, 2491 रुपया, जो 53% का मान हुआ, 100% निकाल लेंगे, क्रैमुल निकल करके आ जाएगा। जी हां, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। अच्छा क्या कहता है, आराम से बात को समझिए। कहता है 8 साल पहले, हां 8 वर्ष पहले जो है यम और यन के आयु के बीच का रेशियो कितना था, 5 अनुपात कितना, 4। यह कहानी कब का है, 8 साल पहले का। उनकी वर्तमान आयु 6 अनुपात 5 है। अच्छा यह वर्तमान आयु है, अच्छा सिंपल सा बात है, वो 8 साल पहले का है और यह वर्तमान रेशियो है आयु के बीच का। तो वर्तमान से 8 साल पहले से वर्तमान आने के लिए दोनों में 8-8 साल जोड़ना होगा, क्योंकि ऊपर स्थिति 8 साल पहले का है और यह वर्तमान का है। तो 8 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए दोनों में 8-8 वर्ष जोड़ना होगा। और जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं, 3 परिस्थितियों में अंतर को बराबर करते हैं। देखिए यहां भी 5-4 का डिफरेंस 1, 6-5 का डिफरेंस 1 बराबर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखिए यूनिट कितना बढ़ रहा है, यह देखो आप, 4 से 5 1 यूनिट बढ़ा, इधर भी देखिए 5 से 6 1 यूनिट बढ़ा। अच्छा बढ़ता कैसे साल है दोनों में, 8 साल, नहीं जो 1 यूनिट का मान है। अब क्या कहता, एम और एन की आयु का योग पूछा है, अब से 8 वर्ष बाद। तो पहले दोनों का वर्तमान आयु का योग निकाल लीजिए। वर्तमान नीचे वाला 6-5 कितना, 11 यूनिट, 11 यूनिट का मान निकालिए। यह दोनों के वर्तमान आयु का योग आ गया। 8 साल बाद बोला दोनों के आयु का योग, 8 साल बाद जाएंगे, दोनों में 8 साल जुटेगा, यानी 16 साल जोड़ करके आप उत्तर दे दीजिए। जी हां 16 साल जोड़ करके देखिए, 88 और प्लस में 16 कितना हो जाएगा आपका, 104 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 8 वर्ष बाद जो है दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 104 वर्ष हो जाएगा। जी हां, रेशियो का वह कंसेप्ट जिसके माध्यम से हम आयु संबंधित सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, कि जब भी समान राशि जोड़ते घटाते हैं, 3 परिस्थितियों में अंतर को बराबर करते हैं, और यही लॉजिक से सारे प्रश्नों को बना लिया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। कहता 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 99 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। अब एक सिंपल सा बात है, बताओ चेला जीरो बनता कैसे है। तो जीरो का निर्माण तो तभी होता है जब 2 और 5 का आपस में क्या होता है, विलन होता है। देखिए जब एगो 2 और एगो 5 मिलता है ना, तो यहां से एगो जीरो निकल करके आता है। क्या निकल के आता है, एगो जीरो। 2 गो 2 2 गो 5 मिलता है तो 2 गो जीरो बनता है। ज्यादा 2 रह के कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज्यादा 5 रह के कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा तब जब दोनों का पेयर बनेगा तब। हां अकेले 5 रहेगा तो भी कुछ नहीं होगा, अकेले 2 रहेगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आप प्रश्न को खाली समझो और बिल्कुल दिमाग से उत्तर करना है। यहां पर जितना भी संख्या का प्रयोग किया गया है, बताओ सारा का सारा ऑड है, तो ऑड में 5 तो मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 5 वाला तो मिल जाएगा। जैसे 5 में भी 5 है, 15 में भी 5 मिलेगा, 25 में भी 5 मिलेगा। लेकिन बताइए जब तक इस डेटा में अगर इवन का प्रयोग नहीं हुआ तो कहीं भी 2 का प्राप्ति होने वाला नहीं है। तो इसमें 5 का प्रयोग है लेकिन 2 का प्रयोग नहीं है, तो अकेले 5 कुछ नहीं बिगाड़ेगा जब तक 2 नहीं रहेगा। तो अगर इसमें एक भी 2 नहीं है, यानी शून्यों का संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस आराम से कंसेप्ट को ध्यान में रख करके उत्तर करेंगे, कहीं कोई लापरवाही नहीं करना है। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। सुनिए क्या कहता है, जब
जब कोई छात्र x को 7 से विभाजित करता है, रिमाइंडर 3 देता है, तो x स्क्वायर को देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब जैसे संख्या परफॉर्म करता है चेला, उसका रिमाइंडर भी वैसे ही परफॉर्म करता है। पहले x था, संख्या 7 से डिवाइड किया जा रहा था, अब संख्या का स्क्वायर कर दिया गया है, 7 से ही डिवाइड करने का बात किया गया। जैसे संख्या परफॉर्म करेगा, रिमाइंडर भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। संख्या का वर्ग हो रहा, रिमाइंडर का वर्ग, पहले कितना शेष बचता था 3, अब संख्या का वर्ग को भाग तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन एक सिंपल सा बात है कि 9 को 7 से डिवाइड करने पर कभी भी रिमाइंडर जो है ना, आपका देखिए 9 को 7 से डिवाइड करना है तो ऐसा नहीं कि रिमाइंडर 9 रह जाएगा। देखिए हम क्या बोले, जैसे संख्या परफॉर्म करेगा, रिमाइंडर वैसा ही परफॉर्म करेगा। x को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, तो हमने बोला संख्या का वर्ग किया, रिमाइंडर भी वर्ग हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन 9 कभी नहीं बचेगा 7 से भाग देने पर, इसलिए पुनः भाग देना पड़ेगा। चलिए 7 से भाग लगाओ एक बार में, है ना, तो यहां पर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, 2, यानी रिमाइंडर यहां से क्या मिलने वाला है आपको, रिमाइंडर मिलने वाला है आपको 2। क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर 2 हो जाएगा आपका। जी हां, खाली बात को आराम से समझिए, जैसे संख्या परफॉर्म करेगा, रिमाइंडर भी उसका वैसे ही परफॉर्म करता है। संख्या का वर्ग हो रहा है, रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन 7 से भाग देने पर जो है 9 कभी रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि 9 7 से बड़ा है, इसलिए पुनः भाग लगाना होगा, 2 उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ चलिए, कहता है n बराबर 4 पर पावर 11 प्लस में 4 पर पावर 12 प्लस में 4 पर पावर 13 प्लस में 4 पर पावर 14, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है। देखिए यह सवाल जो है ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, रेलवे में भी पूछा गया सवाल है। देखिए जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछा जाए, गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, तो हम आपको सिखाए हैं चिला कि सबसे पहले संख्या का प्राइम फैक्टरेशन करो। आप क्या करो, प्राइम फैक्टरेशन। चलिए यही तो है आपका, क्या है, n बराबर है 4 पर पावर 11 प्लस में 4 पर पावर 12 प्लस में 4 पर पावर 13, है ना, और प्लस में हो गया आपका 4 पर पावर कितना हो गया आपका 14। चलिए जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, 4 पर पावर 11 कॉमन है, तो यहां बच जाएगा 1, यहां बचा 4 पर पावर 1, अब की बार 4 पर पावर 2, अब की बार क्या बचेगा, 4 पर पावर क्या बचेगा आपका 3। यही नहीं मेरे भाई। अब देखिए बात को समझिए, अब यहां पर हो गया 4 पर पावर 11, अच्छा यह कितना हो गया 64 और 16 4 84, कितना हो गया आपका 85। अब देखिए ना, सिंपल सा बात है, 4 को अब क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में प्राइम फैक्टरेशन करना है, तो 2 का स्क्वायर पर पावर 11, यानी हो गया 2 पर पावर कितना 22। 85 को तोड़िए अभाज्य संख्या के रूप में, 5 पर पावर 1 और गुना 17 पर पावर कितना हो गया आपका 1। तो हम बोले हैं आपको कि जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाता है किसी भी संख्या का, तो हम उसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं और उसके प्रत्येक पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर लेते हैं। चलिए पहला पावर है 22, 1 बढ़ा लीजिए, 22 और 1 कितना हो जाएगा आपका 23। दूसरा पावर 1 बढ़ा लीजिए 2, तीसरा पावर भी 1 बढ़ा लीजिए 2। चलिए जी हाँ, तो 23 चौका कितना हो गया आपका 92, 92। यही आपका राइट आंसर है 92। यानी कहने का मतलब है कि संख्या जो संख्या n है, इसके कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो 92। यानी n जो संख्या है उसको 92 संख्याओं से पूर्णतः भाग लगाया जा सकता है। अब एक बात सुनिए, यहां पर एक्चुअली पावर में क्यों बढ़ाते हैं, अभी आपको कंसेप्ट बताएं। जैसे 2 पर पावर 22 जो है ये किससे किससे, जैसे इधर से देखिए एक पावर को समझिए, जैसे 5 पर पावर 1 का 2 फैक्टर हम क्यों लिख दिए, पावर 1 था तो देखिए 5 तो 1 से पहले 5 तो 5 से कटवे करता है और 1 से भी कटता है। देखिए 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है सभी संख्याओं का। कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्राइम नंबर ही क्यों नहीं हो, वह स्वयं से कटने के साथ साथ 1 से भी कटा करता है। 1 को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करता है। तो 5 पर पावर 0 से भी कटेगा, 5 पर पावर 1 से भी कटेगा, 17 पावर 1 से भी कटेगा, 17 पर पावर 0 से भी कटेगा। पावर 0 का मान कितना 1। उसी प्रकार से 2 पर पावर 22, 2 पर पावर 0 से कटेगा, 2 पर पावर 1 से, 2 से, 3 से, तो 22 पावर तो 1 से लेकर हो गया 22 तक, और एगो 2 पर पावर 0, तो पावर में 1 जोड़ने का कारण ही वही हुआ करता पावर 0। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। क्या कहता है, सुन लीजिए बात को आराम से। कहता है 3 कुर्सियों पर 9 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है।
अच्छा 9 व्यक्ति को कितने कुर्सी पर बैठाना, 3 कुर्सी पर। अरेंजमेंट का बात है, परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एनपीआर बराबर क्या होता है, एनपीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में आर, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा आपका 6। चलिए इसको ब्रेक करेंगे, 9 गुना 7 गुना 8, 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 9 देखिए 8 सत्ते 56 है ना, 9 छक 54, इकाई स्थान पर 4 वाला उत्तर करेंगे यानी 500 कितना हो जाएगा आपका 4 है ना, 504 आपका राइट आंसर है। कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो 504 प्रकार से बैठाया जा सकता है। जी हां, ऐसे भी इसको प्रैक्टिकली आप सोच करके देखो, जैसे 3 कुर्सी का चर्चा किया गया, कितना कुर्सी का, 3 कुर्सी का चर्चा किया गया। अब सोचिए, अब स्वतंत्र अवस्था में जब है 9 व्यक्ति का बात है, तो पहला कुर्सी पर तो 9 में से किसी एक को, 9 में हमारे पास 9 ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को बैठा सकते हैं। अगला देखिए, अगला कुर्सी पर जाएंगे, एक व्यक्ति को जब बैठा देंगे तो मेरे पास 8 व्यक्ति बचेगा। अगला पर जाएंगे तो 7 व्यक्ति बचेगा, इसको गुना कर लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 500 कितना हो जाएगा 4। तो वैसे बनाइए परमुटेशन का इस्तेमाल करके या फिर भेजा लगा करके, उत्तर दोनों परिस्थितियों में यही आने वाला है। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चातुल कह रहा है क्लास याद आ रहा है, बिल्कुल याद आएगा। चलो आगे आ जाओ। 125 रुपए प्रति 100 के हिसाब से, आराम से बात को समझिए, 125 रुपए प्रति 100 के हिसाब से नारियल खरीद कर जो है ना, एक नारियल जो है 1.75 रुपए में बेचा गया। यदि इससे 500 रुपया का लाभ हुआ तो नारियलों की संख्या, अच्छा दुकानदार इससे कितना रुपया लाभ कमाता है 500, तो कहता है इसके लिए कितना नारियल वो बेचा होगा, तो क्या करेंगे पूरे लाभ में एक नारियल पर जितना का लाभ होता है उससे भाग लगा देंगे, नारियलों का संख्या निकल के आ जाएगा। एक नारियल का विक्रय मूल्य कितना, 1.75 रुपया, जबकि एक नारियल के क्रय मूल्य पर थोड़ा विचार करके देखिए, 125 रुपये में 100 के हिसाब से 125 रुपया में 100 नारियल खरीदता, एक का क्रय मूल्य 125 बटा 100 यानी 1.25 रुपया एगो का लागत कीमत आ रहा है और यह विक्रय कीमत है। तो पूरे लाभ में एक नारियल पर जितना का लाभ होता है उससे भाग लगा देंगे, नारियलों की संख्या आ जाएगा, यानी एक नारियल पर 50 पैसा का लाभ है। दशमलव हटाएंगे ऊपर हो जाएगा कितना आपका, ऊपर हो जाएगा 100 और ये 50 से 10 बार में यानी 1000 हो जाएगा आपका उत्तर, यानी नारियलों का संख्या कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 नारियल बेचेगा तब जाकर के 500 रुपया का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 12। कहता 2 अंकों वाली एक संख्या इसके अंकों के योग का 4 गुना है। 2 अंकों वाली जो संख्या है अपने अंकों के योग का 4 गुना है, इसके अंकों को पलट करके बनने वाली संख्या वास्तविक संख्या से जो है 27 अधिक है, संख्या बताइए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न का सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है, समाधान है, ऑप्शन है, ऑप्शन को पकड़ करके बनाइए। पहला ऑप्शन 36 है, 2 अंक वाली संख्या है, चलिए इसके अंकों का योग है ना, यह संख्या अंकों के योग का 4 गुना 36, इसके अंक का योग कीजिए, 9 6 3 9, 9 चौका 36, जी हां यह संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, सही है। इसके अंकों को पलटकर बनने वाली संख्या 63, अच्छा 36 से 63 27 ज्यादा है, सारा कंडीशन को फुलफिल किया, यही वास्तविक संख्या है। 36 बनाने का शौक है, बनाइए। चलिए वास्तविक संख्या देखिए, यह तो प्रोसेस अब बता रहे हैं आपको, पहले हम एग्जाम में बनाने का तरकीब आपको सिखा दिए हैं। चलिए प्रोसेस क्या है देखिए, 2 अंक वाला संख्या को जूम कर लेते हैं, 10x प्लस में y है ना, मान लेते हैं 2 अंक वाला संख्या जहां इकाई का स्थान पर y है जबकि दहाई के स्थान पर क्या है x, ये हमने मान लिया 2 अंक वाला संख्या। अब क्या कहता है, यह 2 अंक वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। यह जो 2 अंक वाली संख्या है ना अपने अंकों के योग का 4 गुना है। चलिए इसका अंक है वो दहाई का x और इकाई का y, अंकों के योग का कितना गुना, 4 गुना। कैलकुलेट कीजिए, देखिए तो 4x 4y घटेगा तो यहां हो जाएगा आपका 6x है ना, माइनस में 4y घटाओगे आपकी बार है ना, तो यह हो जाएगा आपका 3y बराबर में कितना हो जाएगा आपका 0, यानी 3 कॉमन करो तो यह हो जाएगा 3x है ना, और माइनस में y है ना, 3 कॉमन करने के बाद 2 बचेगा, जी हाँ 2x माइनस में y बराबर में कितना हो गया 0। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, एक कंडीशन यह हो गया आपका। अब दूसरा कंडीशन की ओर चलते हैं, बहुत ही आसान सा बात है, ऑप्शन से तो आपको सिखा ही दिए हैं। चलिए अब दूसरा कंडीशन कहता है
कि इसके अंकों को पलटकर बनने वाली संख्या वास्तविक संख्या। अच्छा, इसके अंक को पलटेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई पे चला जाएगा, दहाई वाला इकाई के स्थान पर। तब पलट करके जब संख्या बनाएंगे तो हो जाएगा 10/22 प्लस में x। यह जो संख्या वास्तविक संख्या से, इसको घटाइए, माइनस में 10x माइनस में 22, वास्तविक संख्या से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। चलिए 10/22 में से 22 चला गया तो यह हो जाएगा 9/22 माइनस में 9x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 27। नहीं, 9 कॉमन करेंगे, 22 माइनस में x बराबर में कितना हो जाएगा 3। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से x और y के मान पर विचार कर लीजिए। चलिए दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे, सिंपल सा बात है। चलिए जोड़ोगे, देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 2x में से x गया, यानी x बराबर हो जाएगा 3, और जब x बराबर 3 होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। आपसे वास्तविक संख्या पूछा, यही तो वास्तविक संख्या है, तो यह हो जाएगा 10, x का मान 3 प्लस में 6। अच्छा, 30 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 36। चलिए यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया, क्या हो गया प्रोसेस, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विशेष परिस्थिति में जब आपको समझ में नहीं आए तब इक्वेशन तैयार कीजिए। ऐसे ऑप्शन इस प्रकार के प्रश्नों का बेहतर जवाब है ऑप्शन से देना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13। एक किसी वस्तु को 4800 रुपया में खरीदता, कितना में खरीदता 4800 में, और इसे 30% हानि पर बेच दिया। इस धनराशि से दूसरा वस्तु, ऐसा करते हैं ना, 4800 को गोली मारिए। हम मान लेते हैं ए जो है वस्तु को 100 रुपया में खरीदता है, यानी उसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो गया, वास्तविक क्रय मूल्य हो गया उसका 100। प्रतिशत में जवाब देना, 4800 को कोई लेना देना नहीं है। चलिए 100 रुपए में वस्तु खरीदता है, इसको 30% हानि पर बेचता है। अच्छा, 100 रुपया के वस्तु को 30% हानि पर बेचा, यानी कितना में बेचा, तो कहोगे सर 70 में बेचा। इस धनराशि से अब 70 रुपया जब उसको मिला ना, हाँ ना, 100 रुपया का सामान था, 30% हानि पर बेचा, 70 रुपया जब मिला तो 70 रुपया का दूसरा सामान खरीदा। अब देखिए इसको 60% लाभ पर बेचता है। चलिए इसको 60% लाभ पर बेच दीजिए, 60% लाभ पर बेच दीजिए, दुसुना कट जाएगा 16 सत्ते बलियोतल से, यानी 70 रुपया के सामान से 112 रुपया प्राप्त कर लिया। अब क्या कहता है, उसका कुल लाभ या हानि क्या था, प्रतिशत में जवाब देना है। सोचिए 100 रुपया से व्यापार करना शुरू किया था, पहली स्थिति में तो हानि हुआ, लेकिन अंततः उसको, है ना, 12 रुपया का लाभ हो रहा है 100 रुपया पर, यानी 12% का लाभ हो जाएगा पूरे प्रक्रिया में। कितना का, 12% का। जी हाँ, 12% लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी। पूरे स्थिति का अगर आकलन किया जाए शुरू से अंत तक, है ना, बीच में उसको हानि हुआ, लेकिन फिर उससे एक वस्तु खरीदता है और उसको जो है ज्यादा लाभ पर बेचता है, तब पूरे प्रक्रिया का जब आकलन किया जाए, व्याख्या किया जाए, तब उसमें पाया गया कि उसको 12% का लाभ हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 14। अब 14 नंबर सवाल सुनिए क्या कहता है, आराम से बात को समझिएगा। कहता है कि दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, दो शहर जो है ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर। अब क्या कहता है यह सुन लीजिए। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, जो है एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर किस स्पीड से चलता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, है ना, जबकि 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर जो है चलता है 110 के स्पीड से। किस स्पीड से, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। अब सिंपल सा बात है, आपसे क्या कहा गया बताइए, दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगा, मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मिलना तो है ही। अब देखिए ना, पहला गाड़ी 8 बजे चल दिया था, दूसरा 10 बजे चला, तो पहला तो 2 घंटा चल लिया, तो 70 के स्पीड से 2 घंटा में कितना चल देगा, 140। नहीं, अब दोनों के बीच का फासला कितना बच गया, 360, अपोजिट डायरेक्शन है। अब 10 बजे से दोनों गति में, चाल जोड़ लीजिए, 110 और 70 180, यानी 2 घंटा का समय लगेगा। जी हाँ, कई घंटा का, 2 घंटा का। 10 बजे के बाद 2 घंटा लगा दोनों को मिलने में। चलिए, तो सुबह 10 बजे के बाद 2 घंटा लगेगा, यानी दोपहर में 12 बजे, कितना, दोपहर में 12 बजे जो है दोनों गाड़ियां आपस में मिलेगी। 12 बजे अपराह्न, जी हां 12 बजे, पूर्वाह्न नहीं, अपराह्न। पूर्वाह्न मतलब सुबह का समय, अपराह्न दोपहर का 12 बजे। चलिए आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 15। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, दो संख्या किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है।
पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरा में 6 जोड़ दिया जाता है। अलग अलग स्थिति, रेशियो का कंसेप्ट लागू नहीं होगा, प्रोसेस से बनाना होगा। एक संख्या को मान लेते हैं 2x, जबकि एक संख्या को क्या मान लेते हैं 3x। पहला संख्या में 5 घटाया गया, जबकि दूसरा में 6 जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप संख्याओं का रेशियो क्या मिला, 5 बटा कितना, 5:12। चलिए सोल्व कीजिए यहां से। तो ये हो जाएगा आपका 24x, माइनस में हो गया आपका 60, बराबर में 15x, प्लस में कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 30। नहीं उधर भेजिए ना, ये हो जाएगा 9x बराबर 90, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 10। या x का मान आ गया, क्या आ गया, x का मान आ गया आपका 10। अब हमसे क्या कहता है, यह सुन लीजिए, x का मान निकल के आ गया। कहता है प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने के बाद उन दोनों संख्याओं का रेशियो बताओ। पहले वास्तविक संख्या निकाल लो। एक संख्या हो जाएगा दूध है कि कितना 20, जबकि एक संख्या है 3x, यानी हो जाएगा 30। दोनों में 10 जोड़ करके उत्तर करना है, रेशियो करना है। चलिए 10 जोड़ करके रेशियो दे दीजिए। अच्छा 10 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 40, यानी 3:4 का रेशियो होगा। जी हां, जब दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाएगा तब दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो 3 कितना हो जाएगा, 4। चलिए यहां तक किन्हीं को दिक्कत है कमेंट करके पूछिए, जहां भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत बुझाए जरूर पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अनुपम, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई तरह का दिक्कत हो तो जरूर बोलिए, है ना। आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 16। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। 100 प्रश्नों को हल करने के बाद एक छात्र को कुल 224 अंक प्राप्त हुआ। सही उत्तरों की संख्या, उसने कितना सही उत्तर किया, मान लेते हैं उसने x प्रश्न का सही उत्तर किया है। सोचिए x प्रश्न का सही उत्तर किया। अच्छा हर सही के लिए कितना अंक मिलता है, 3 अंक। जी हां, अच्छा अंक का प्राप्ति तो केवल सही प्रश्न से ही होगा ना, गलत से थोड़ी अंक का प्राप्ति होगा, गलत में तो कटेगा। चलिए, और अगर 100 गो प्रश्न था, एक सही किया तो गलत कितना किया होगा, 100 माइनस में x। हर गलती के लिए कितना अंक काट लिया जाता है, 1 अंक। इसके बाद भी उसको कितना प्राप्त होता है, 224। चलिए कितना सही प्रश्न किया है, सही उत्तर किया है, यह आपसे पूछा गया, जिसको हमने x मान रखा है। चलिए सोल्व कीजिए, हो जाएगा 3x, माइनस में 100, माइनस माइनस प्लस में x, बराबर में कितना हो गया आपका, यह हो गया 224, है ना। चलिए यह हो जाएगा 4x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 324। 4 से काट लीजिए, 4 से 8 बार में, 1 बार में, यानी सही उत्तर का संख्या कितना, 81। यानी वह जो व्यक्ति था, वह जो विद्यार्थी था, जी हां वह विद्यार्थी जो है वह छात्र जो है वह कितना जो है सही उत्तर किया है, 81 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। कितना प्रश्न का, 81 प्रश्न का सही जवाब दिया गया विद्यार्थी के द्वारा। यह तो बिल्कुल प्रोसेस है, इसको एलिगेशन मेथड से और सुविधापूर्वक आप बना सकते हो। चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा बताओ, एक सही उत्तर के लिए कितना अंक मिल रहा है छात्र को, तो 3, जबकि एक गलती पर कितना अंक कट रहा है, -1। कितना, -1। अच्छा औसत अंक को देखिए कितना प्राप्त करता है। अब देखिए ना, सिंपल सा बात है, 224 अंक लाया है, कितना में, 100 में। जी हां, तो 100 बटा 2, 224 बटा 100, यानी क्या लिखोगे, 2 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 24। अब देख लीजिए, थोड़ा एलिगेशन लगाइए, है ना। बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दशमलव कितना, 24, और यह हो जाएगा आपका 0 दशमलव कितना, 76। दशमलव बराबर है 4 से अगर काटोगे, जी हाँ, तो यह कट जाएगा 81 बार में, यह कट जाएगा आपका 19 बार में। अब देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, 100, है ना। टोटल प्रश्न 100, 81 19, 100 यूनिट का मान सही वाला का पूछा, सही इधर है, यानी हो जाएगा आपका 81, यानी 81 प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। जी हाँ, ऐसे भी प्रश्नों को आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं। 81 प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। कितना प्रश्न का, 81 प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। चलिए अतुल कह रहा है मेरा स्पीड बहुत स्लो हो गया, तो स्पीड स्लो हो गया है तो क्या करेगा भाई, नौकरी का भी मजा लेगा, स्पीडो रहेगा, तो दोनों तो डिफरेंस है ना भाई। आप नौकरी भी कर रहे हैं, स्पीडो चाहिए, तो दोनों चीज बरकरार रखने के लिए फिर तो देखिए, मैथ तो प्रैक्टिस का चीज है, जब प्रैक्टिस में आप होंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अभी थोड़ा जॉब भी कर रहा है तो दोनों मजा मिलना तो थोड़ा मुश्किल है ना। तो मिलेगा, प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा साथ में, जॉब के साथ साथ, है ना। चलिए
मनीष भी जुड़ा हुआ है, वो भी ज्वाइन किए हुए हैं ग्रुप डी में ही, है ना, तो वो भी जॉब में है बेचारा। और देखिए अगर जॉब में रह करके थोड़ा पढ़ना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन मेहनत कीजिएगा तो मामला आसान भी हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास टेंशन फ्री वाला विकल्प है। जी हाँ, क्योंकि आपके पास अब गार्जियन का दबाव नहीं है, कोई तरह का प्रेशर नहीं है, आप आराम से थोड़ा बहुत भी मेहनत करके आप अपने आगे के लक्ष्य को पा सकते हैं। चलिए आइए अगले सवाल की ओर आइए। कहता 240 मीटर लंबी, सुनिए आराम से, देखिए क्या कहता है। 240 मीटर लंबी कोई ट्रेन एक खंभा को 16 सेकंड में पार करता है और एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में। प्लेटफॉर्म का लंबाई, अच्छा सोचो ना, पहले रेलगाड़ी का जो है ट्रेन का जो आप स्पीड निकाली, 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी है ना, खंभा को 16 सेकंड में, खंभा को पार करेगा, खुद की लंबाई को पार करेगा। चलिए, और जबकि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वहां दूरी जो होगा खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा, खुद की लंबाई को 16 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में, यानी दूसरा स्थिति में कितना समय ज्यादा लग रहा है, तो 26 सेकंड ज्यादा लग रहा है। उसका कारण है प्लेटफॉर्म का लंबाई, यानी रेलगाड़ी के द्वारा 26 सेकंड में जो दूरी तय होगा वही प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। चलिए 16 से काटिए एक बार में, 16 पचे 80, 26 गुना 15 260 और 130, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 390। कितना, 390 मीटर में है भाई, 390 मीटर में दिया गया, मीटर में। चलिए 390 मीटर, यह आपका राइट जवाब है। यही तो प्लेटफॉर्म का लंबाई है, 390 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, सुनो आराम से। कहता किसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्तियों को 18 दिनों का समय लगता है। किसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्ति को कितना दिन का समय लगता है, 18 दिन का। एमडीएच कंसेप्ट आपको सिखाया गया है। वे सभी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 6 दिन बाद। देखिए 6 दिन कार्य कर लिया 23 व्यक्ति, 18 दिन का काम था 23 व्यक्ति का, 6 दिन काम कर लेगा तो काम कितना बचा, 23 व्यक्ति के लिए 12 दिन का काम बचा। कितना दिन का, 12 दिन का काम बचा। 8 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, 23 में से 8 चला गया, यानी व्यक्ति का संख्या कितना बच गया, 15। तो कहता क्या है, तो अब इस कार्य को, शेष कार्य 23 व्यक्ति के लिए 12 दिन का, यही शेष कार्य है। इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, मान लेते हैं x दिन का समय लगेगा। 4 तिरिक 12, या कितना हो गया आपका 5, यानी x बराबर हो जाएगा आपका, है ना, 92 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 5, 18.4। जी हाँ, 18.4 दिन, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 19 पे आ जाइए। क्या कहता 19, कहते एक राशि का साधारण ब्याज, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता, आराम से बात समझिए, तो पहले की अपेक्षा 72 रुपया अधिक ब्याज मिलता। अच्छा सोचिए, पहले की अपेक्षा 72 रुपया ज्यादा मिल रहा है, उसका कारण क्या, रेट में 3% का बढ़ोतरी, यानी कहने का मतलब 72 रुपया ब्याज है उसी राशि का 3% की दर से, है ना, कै वर्ष में, 2 वर्ष में। 6 से काट लीजिए 12 बार में, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। कितना, 1200 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 20 है, बहुत ही आसान सा सवाल है 20 भी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बरतते रखिएगा, हर अपने आप प्रैक्टिस में होकर के स्पीड फास्ट हो जाएगा। अब आगे कोई भी एग्जाम में आपको मैथ रीडिंग में इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता है, अगर मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं तो। कहता है टैंक को 2 नल ए और बी जो है, ए जो है वह एक टैंक को 5 घंटा में, जबकि बी जो है वह 15 घंटा में भरता है, और सी टैंक को 5 घंटा में, एक निकासी टैंक नल है, सी जो है 5 घंटा में इसको क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, खाली करने वाला नल था। टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15। इफिशियंसी देखिए इसका 3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा -3। अब सुनिए क्या कहता है, जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा। देखिए तीनों को एक साथ खोलिए, तो ये खोलोगे तो दो, एगो प्लस में एगो इफिशियंसी -3 और -3 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये जितना भरेगा इतना खाली कर देगा, यानी 1 घंटा में तीनों को खोलने पर मात्र 1 यूनिट भरने का काम होगा, तो 15 यूनिट भरने में 15 घंटा का समय लगेगा, यानी पूरे टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा तीनों को खोलने के बाद, तो 15 घंटा का समय लग जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। यह था आपका मैथ्स का पेपर। अब चलते हैं रीजनिंग की ओर। आइए पहला सवाल, एनालॉजी है, समझिए बात को, पहला दूसरा का जो रिलेशन होगा तीसरा चौथा में उसी प्रकार का रिलेशन ढूंढ करके उत्तर करना है। ए का स्थान 1, ई का 5, 4 बढ़ा जी का 7, के का 11, यानी 4 जोड़ करके उत्तर किया गया। चलिए आप भी जोड़िए, एम का 13, 13 4 17, जी हाँ, और पी का 16, 16 4 20। क्यूटी आपका राइट जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 22। यहां पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, आराम से बात समझो। 2h3 को 49 लिखा, किस तर्ज पर 49 लिखा? देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो उसी प्रकार से 9h7 को हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 8149 आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान सा सवाल था, खाली होशियारी से समझना है, पकड़ना है स्थिति को, आराम से उत्तर कर लोगे आप। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 23 नंबर सवाल पे आइए। क्या कहता है? 8 अप्रैल को सोमवार है, उसी माह का 30 तारीख यानी 22 दिन बाद पूछा। अब जानते हो कि 7 का मल्टीपल दिन जोड़ने घटाने पर कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता। 7 से काटिए, 7 के 21, कितना बचा? एक दिन। एक दिन बढ़ा करके उत्तर दे दीजिए। सोमवार में एक दिन बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। चलो अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 24 का था, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? आप देखो इस तरह का दो आकृति एक दूसरे के ऊपर कर दिया गया है। चल इसमें पहले वर्गों का संख्या कितना? 4 है, एगो बड़ा वाला कितना हो गया? इसमें वर्गों का संख्या है 5। ओवरलैप किया हुआ है, यहां पर देखिए ओवरलैप नहीं, दो आकृति का समाधान किया गया, एक में एक आकृति के अंतर्गत एक आकृति। तो इसमें 5 अंदर 5 बाहर 5, 5 और 5 कितना हुआ आपका? 10 वर्ग है। 10 दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है, 10 वर्ग है। कितना वर्ग है? 10। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 25 आखिरी सवाल है आपका, डाइस से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कहता है यह सुन लीजिए। कहता है पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, एक ही पासा का दो स्थिति आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया है। हाँ, कहता है यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगा? अच्छा देखिए दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 2। या क्लॉक वाइज घूम जाइए, तब 2 6 4, इसमें घूमिए 2 5 3, क्या बच गया आपके पास? 1। यानी आपसे पूछा क्या गया? ऊपरी कहता एक, निचले फल एक के अपोजिट पूछा, बताओ एक के अपोजिट क्या दिख रहा है? 2। 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो यह था आज का मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर 40, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। और इसी प्रकार से आपके जितने भी दोस्त हैं, कजन है, सभी को आप जोड़ते रहिए, बताते रहिए इस मॉक टेस्ट के बारे में। जिनको भी मैथ रीडिंग का कोई भी एग्जाम के लिए जरूरत है तो उनको पर्याप्त मिलेगा डाटा। और भी अगर क्वेश्चन का लेवल पे अगर किसी प्रकार का सवाल आपके मन में उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, कॉल करके बताइए आपको लेवल बढ़ाना है घटाना है, उस हिसाब से आपके साथ काम करेंगे। हाँ, लेकिन सभी बच्चों का समाधान होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ सीख रहे हैं कुछ नहीं सीख रहे हैं, सभी के लिए औचित्य काम होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए मॉक टेस्ट के माध्यम से। और इसके बाद आज जो रात में वीडियो डलाएगा, जी हां आप जान रहे हैं कल मेंस का एग्जाम हुआ था दरोगा का, तो उसका एनालिसिस जो होगा आज रात में होगा, वही 9 बजे के आसपास आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा पंकज सर के द्वारा। चलिए फिर मुलाकात होता है हम लोग का अगले मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट नंबर 41 के साथ नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।